स्टूडेंट, आज से लगभग 92 साल पहले दिसंबर का दिन था और मधा सत्याग्रह के अंदर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक किताब को जलाया। पर यह किताब कोई आम किताब नहीं थी। ये किताब उस समय भारत के सबसे बड़े धर्म हिंदू धर्म की पहली लॉ बुक थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मनुस्मृति धर्मशास्त्र की। यहां पर हम जब भी मनुस्मृति का नाम लेते हैं तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट दिखेंगे जब लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए इस किताब को जलाते हुए नजर आते हैं। पर क्या सही में मनुस्मृति इतनी नेगेटिव बुक है? क्या सही में ये जो किताब है वो समाज के अंदर जो एकता है, मित्रता है, भाव है लोगों के अंदर एक साथ रहने का, उसको तोड़ती है? क्या ये सही में एंटी वुमेन और एंटी कास्ट को प्रमोट करती है? क्या ये सही में हार्मनी और पीस के खिलाफ है? इन सभी चीजों पे आज हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे भारत की पहली लॉ बुक को, जो कि आती है हमारी एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट से। यहां हम बात करेंगे क्या है मनुस्मृति, धर्मशास्त्र का क्या रोल है और किस तरीके से मनुस्मृति में धर्मशास्त्र एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, किंगशिप क्या होती है, राजा कैसा हो, राज्य कैसे हो, उस पर बात करेगी। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और दिसंबर 2024 का यूजीसी नेट एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए नेट क्रैकर्स लेके आए हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को, जिसमें आप घर बैठे बैठे हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही हमारे लाइव डाउट सेशंस, हमारे वीकली टेस्ट जो आपकी प्रिपरेशन को इंप्रूव करेंगे, हमारे वीकली करंट अफेयर सेशन जो ना सिर्फ आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे बल्कि जो वर्ल्ड अफेयर्स इंपॉर्टेंटली चल रहे हैं इस टाइम पर उसको अपडेट करेंगे। साथ ही हमारी 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज और पीवाई क्वेश्चंस की सीरीज जो कि आपको हेल्प करेगी आपकी रिवीजन स्ट्रेटजीज को प्रिपेयर करने में, साथ ही आपकी जो प्रैक्टिस है उसको और इम्प्रूव करने में। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे हम टाइम टू टाइम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। पीडीएफ नोट्स और पीवाईक्यूज हम लोग यहाँ शेयर करते रहते हैं। इसके साथ जुड़ के आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अब सबसे पहले मनुस्मृति के कॉन्टेक्स्ट के साथ कि क्या है मनुस्मृति, कहां से पॉइंट सारे उठ के आते हैं और क्यों इतना ज्यादा लोगों के अंदर नफरत है मनुस्मृति को लेके। देखिए, आप किसी भी रिलीजन की बात करेंगे तो हर रिलीजन के साथ बहुत सारी किताबें जुड़ी हुई हैं, पर मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि जो हिंदू रिलीजन है ये बहुत ज्यादा अहिंसा में विश्वास करता है और इसी वजह से हिंदू धर्म से जुड़े जितने भी टेक्स्ट हैं उनको लेके किसी को भी कुछ भी बोलने की आजादी इस देश का संविधान दे देता है। आप आए दिन सुनते होंगे कोई रामचरितमानस ही जला रहा है, कोई मनुस्मृति जला रहा है, कोई किसी और किताब को जला रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि किसी और धर्म की किताब को भी जलाओ भाई, पर हिंदुइज्म में ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि टॉलरेंस है लोगों के अंदर। लोग मानते हैं कि सिर्फ एक किताब हमारे रिलीजन को डिफाइन नहीं करती, सिर्फ एक किताब या एक टेक्स्ट से ये पता नहीं चलेगा कि इस रिलीजन में कितनी टॉलरेंस या पीस है, बल्कि वो प्रैक्टिसेस जो हम डेली लाइफ में लाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एंड आई विश कि मेरा मैसेज बहुत क्लियर है हर किसी के लिए। शुरुआत करते हैं मनुस्मृति से। तो मनुस्मृति इज वन ऑफ द 18 धर्मशास्त्र व्हिच कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ स्मृति लिटरेचर्स. It is one of the oldest texts and believed to have been written at the time when the Brahman tradition was under the serious threat. अब यहां पर कुछ चीज देखनी पड़ेगी जब आप मनुस्मृति की बात करेंगे और इन कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे तो इट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। ब्रिटिश स्कॉलर्स ने इसको क्रिटिसाइज किया, सोशो रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया और फेमिनिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया। अब उस क्रिटिसिज्म का बड़ा रीजन क्या था? देखिए, दो रीजन होते हैं जब भी आप किसी रिलीजियस टेक्स्ट की बात करते हैं। तो पहली बात तो आपको बता दूं, स्पेशली उन लोगों को बता दूं जो इस फील्ड में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, जितने भी टेक्स्ट आज आप देखते हैं जो आपको अवेलेबल हैं, आज आप किसी भी दुकान पे जाइए, बुक स्टोर पे बोलिए जी भगवत गीता दे दीजिए या कोई भी किताब दे दीजिए, तो वो आपको उठा के एक किताब दे देंगे, किसी ना किसी एक पब्लिकेशन की किताब दे देंगे। बट आप कितनी श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में वही किताब होगी जो हजारों साल पहले लिखी गई थी? हम हमेशा जानते हैं कि जब भी इस तरह की बुक्स पब्लिश होती हैं तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज, त्रुटियां होती हैं उसमें, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से इन किताबों को इतनी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ती है, जिसका जो मन आता है वो उस हिसाब से छाप देता है। इवन ये सिर्फ एक किताब के साथ नहीं है, हर किताब के साथ है, और इसीलिए ये किताबें क्रिटिसिज्म का एक बहुत बड़ा इशू बन जाती है। मनुस्मृति ट्रांसलेटेड लॉज ऑफ मनु। अब यहां पर क्वेश्चन आता है लॉज ऑफ मनु क्या है बेसिकली। तो हिंदुइज्म में मनु को फर्स्ट गॉड कहा गया है बेसिकली।
अब फर्स्ट किंग भी आप इनको कह सकते हैं। श्री अरविंदो जी तो कहते हैं सीधे तौर पर कि जो रोल है मनु का, वो बेसिकली ही इज नॉट अ प्रैक्टिकली प्रेजेंट पर्सन। वो कहते हैं कि वो एक सिंबल है, एक अच्छे राजा के सिंबल है, वो कि पहला किंग कैसा था उसके सिंबल हैं, वो उसको प्रेजेंट करते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ मनु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अथॉरिटेटिव Hindu law book, Dharmashastra, which served as a foundational work of Hindu law jurisprudence in the ancient Indian society. Manu, who gave the stamp of security and permanence to the social political institution of the land and provided the first civil and criminal law. क्लियरली मनुस्मृति में, धर्मशास्त्र में इन चीजों को मेंशन किया गया है कि क्या गलत है, क्या सही है, किस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट दी जाए और किस तरीके से दी जाए, उनको क्लियरली मेंशन किया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है कि मनुस्मृति को सबसे पहली बार ट्रांसलेट किसने किया था, तो यूरोपियन फिलोसफर्स थे, इनका नाम था सर विलियम जॉन्स। इन्होंने इसको सबसे पहली बार जो है ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, एंड 1794 के अंदर ये पब्लिश हुई थी, जो पहली कॉपी आई थी। अब आप देखिए, अगर आप हिंदू रिलीजन के बारे में जानते हैं और स्पेशली जो यहां पर हो रहा था ये ट्रांसलेशन वाला इशू, तो आपको ऐसी हजारों वीडियो देखने को मिल जाएंगी जहां पर क्लियरली बताया गया है कि सर विलियम जॉन्स ने किस तरीके से मनुस्मृति के टेक्स्ट को अपने मन मर्जी से लिखा था। बिकॉज जिस लेवल की संस्कृत उस टाइम पर अवेलेबल थी किताबों के अंदर, उसको पढ़ना बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं था। तो ये कहना कि किसी ब्रिटिश स्कॉलर ने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, एनालाइज करा और एग्जैक्टली उसको लिख दिया, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्रिटिसिज्म हमेशा होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं और इसके कंटेंट पे बात कर लेते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है, डील्स विद द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। अब पॉलिटिकल साइंस के बच्चे ज्यादातर इस चीज पे ध्यान देते हैं कि भाई अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो वो किस हिसाब से हमारे सब्जेक्ट से एक डायरेक्ट लिंक बनाता है। तो टॉक्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, कि किस तरह से वर्ल्ड ओरिजिन में आया, द डिवाइन ओरिजिन ऑफ द बुक इटसेल्फ एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडीइंग इट, कि भाई बुक कैसे आई सामने। डिवाइन ओरिजिन है बुक का भी, यहाँ पर हम थ्योरी पढ़ते हैं जब स्टेट ओरिजिन की, ठीक है, एवोल्यूशन किस तरह से हुआ, तो उसमें भी एक थ्योरी है हमारे डिवाइन ओरिजिन ऑफ अर्थ। चैप्टर 2 and 6, चैप्टर 2 to 6 recount the proper conduct of members of upper caste, their intention into the Brahman religion by the state threat of sin removing ceremony, period disabled studentship, devotees, etc. ब्राह्मण टीचर्स, चीफ ड्यूटी क्या है, हाउस होल्ड क्या है, वाइफ, मैरिज, हेल्थ, फायर, हॉस्पिटैलिटी, सेक्रीफाइस, गॉड, सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है इन चीजों के अंदर। अब यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये बुक बेसिकली किन चीजों को आगे बढ़ा रही है। ये बुक सिंपल सा कहती है कि भाई हर व्यक्ति के कुछ धर्म है, कुछ नियम है, कुछ कानून है, और वो हर एक स्फेयर के अंदर है। आप शादी करो तो ये है, बच्चे हो तो ये है, समाज में रहो तो ये है, खुद के साथ ये है, भगवान के साथ ये है। इस तरीके से हर एक एस्पेक्ट्स को ये डिस्कस करती है। 7 chapters टॉक अबाउट द मैनीफोल्ड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किंग, राजा की क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 8th चैप्टर डील विद द मोड्स ऑपरेंडी इन द सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग, प्रॉपर पनिशमेंट टू द meted out with a different caste. 9th and 10th chapters related the customs and laws regarding the inheritance, property, divorce and the lawful occupation for each caste. 11th chapter express the various kind of pensions for the misdeeds. The final chapter expound the doctrine of the karma, rebirth and salvation. तो इस तरीके से वन बाय वन हर एक चैप्टर किसी एक चीज को फोकस करता हुआ आगे चलता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो उन किताबों के लिए है जो अलग अलग रिलीजन्स के साथ जुड़ी हुई हैं और अलग अलग रिलीजन की लॉ बुक ही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुइज्म के पास है, जुडिज्म के पास भी है, तोहरा इसको बोलते हैं, जूइश लॉ को रिप्रेजेंट करती है, क्रिश्चियनिटी में बाइबल में पर्टिकुलरली इन चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, इस्लाम में कुरान है, लाइफ का एक तरीका सिखाती है। इसके अलावा जो लॉस है, शरिया लॉस के बारे में हमने सुना है कई बार, ठीक है। धर्मशास्त्र हिंदुइज्म में हो गया, बुद्धिज्म में त्रिपिटका है, 3 बेसिकली बास्केट्स जो होती हैं उनके बारे में बात होती है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखिज्म में है, जो बताती हैं कि किस तरीके से जीवन को जिया जाए, अच्छा व्यक्ति कौन है, किस तरीके से आप जीवन को जी सकते हो। जॉर्थनिज्म में बेसिकली अवस्था है, ये भी एक किताब है,
ये एक ईरानियन रिलीजन है बेसिकली जिसके अंदर ये बुक है। और इसी तरह से हर रिलीजन के अंदर आपको कुछ ना कुछ इस तरह के टेक्स्ट देखने को मिल जाएंगे जो बात करते हैं इन्हीं चीजों के ऊपर कि किस तरह से जीवन को जिया जाए। अब मनुस्मृति के ही कुछ और पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। Manu is regarded as the father of ancient Indian political thought. He regarded as the first lawgiver of mankind. पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने मैनकाइंड को, ह्यूमैनिटी को कानून दिए थे। The word Manu is derived from the root of mankind. It's literally meaning this signifies the mental being demigod. Mythologically, Manu was considered to be the father of human race and the first lawgiver. ऐसा कहा जाता है mythologically कि पहले व्यक्ति थे ये और इन्होंने ही सबसे पहली बार कानून जो थे उनका निर्माण किया। सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फिलॉसफी कंसेप्ट ऑफ धर्मा। अब ये जो धर्मा वर्ड है ये पॉलिटिकल साइंस में, स्पेशली इंडियन पॉलिटिकल थॉट में तो बहुत जगह बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर भी इस्तेमाल करते हैं। वाई धर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ धर्मा वर्ड दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ड्यूटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जब धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर धर्म को कैसे डिफाइन किया जाए, इट्स ऑल अबाउट अ रिलीजन और एनीथिंग एल्स। देखिए धर्म वर्ड जब इस्तेमाल हो रहा है तो उसका स्पेसिफिकली मीनिंग है दो चीजों से। पहला तो ये कि आपकी ड्यूटीज क्या है, सेकंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इनके बीच में फर्क होता है। तो उन दोनों के बीच का एक बैलेंस जो है उसको हम धर्म के तौर पर रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। तो धर्मा इज कंटेन्ड इन द धर्म शास्त्र। Dharma means the right duty of a person, its virtuous path and means of the higher truth. People must live according to dharma. इस तरह के पॉइंट आपको कई जगह दिख जाएंगे देखने को। साथ ही यह बताया गया कि each person has a duty in life. He must perform that duty is the only method to purification of his soul. By this way he will get nirvana और मोक्षा। अब आप जब गांधी जी को पढ़ते हैं ना तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत बार इस्तेमाल होगी। वो धर्म, कर्म, मोक्ष इस सब की बातें करते हैं। पॉलिटिकल थॉट, स्पेशली इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ये टर्मिनोलॉजी रिप्रेजेंट करती है उस एक कनेक्शन को जो रिलीजन का जुड़ता है विद द पॉलिटिकल आइडियाज। तो यहाँ मोस्टली थिंकर श्री अरविंदो जी की आप बात करें या विवेकानंद जी के जो आइडिया हैं उनके ऊपर हम बात करें, हर जगह आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ने को लगातार मिलेंगे, टर्म्स आपको पढ़ने को लगातार मिलेंगी। इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ धर्मास विच इज एक्चुअली अ वेरी मेन पार्ट ऑफ धर्म शास्त्र। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ धर्मा। व्यक्ति धर्मा, द धर्म ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति का क्या धर्म है। पारिवारिक धर्मा, फैमिली को लेके क्या धर्म है। कुटुंब धर्मा भी इसको कहा जाता है। समाज धर्मा क्या है, इसके ऊपर बात होती है। राष्ट्र धर्मा क्या है, इसके ऊपर बात होती है। स्पेशली जब राइटस विंग की आइडियोलॉजी पे आप आते हैं तो राष्ट्र धर्मा तो बहुत डिस्कस होता है। मानव धर्मा, दैट मीन्स ह्यूमन, मैनकाइंड का क्या धर्म है। वर्ण धर्मा, प्रोफेशन धर्म जो होता है, प्रोफेशनलिज्म। अपाद धर्मा, स्पेशल धर्मा, एक्सपेशनल। युग धर्मा, धर्मा ऑफ एन एज। आश्रम धर्मा, धर्मा ऑफ स्टेज ऑफ लाइफ। इस तरीके से अलग अलग धर्म को बताया गया है। अब आप कहेंगे कि सर इनका पॉलिटिकल साइंस से क्या रिलेशन है। तो देखिए स्टेट कैसे चलेगा इस पे तो हर कोई बात करता है, इंडिविजुअल कैसे चलेगा उस पर भी हमारी पॉलिटिकल साइंस बहुत लंबा डिबेट करती है। जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं तो वहां पर राइट्स की बात होती है, ड्यूटीज की बात होती है, फ्रीडम की बात होती है। बट उन सब चीजों के कॉन्सेप्ट को अगर आप बहुत ध्यान से समझें तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है और इंडिविजुअल को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है। कहा जा रहा है कि भाई आप एक इंडिविजुअल सोल हो, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज की तरफ, आपका भी एक धर्म है। आप अगर परिवार में रहते हो तो उसका पोषण करना, उसको आगे बढ़ाना, ये आपका धर्म है। आप समाज में रहते हो तो समाज के हित के लिए काम करना आपका धर्म है। आप जिस देश में रहते हो उसके लिए काम करना आपका धर्म है। आप एक मनुष्य भी हो, सबके लिए कॉमन हो, वो भी आपका एक धर्म है। भाई जीव जंतुओं से कैसा व्यवहार है आपका या बाकी लोगों से कैसा व्यवहार है। वर्ण धर्मा, आपका जो प्रोफेशन है उसके साथ आप कितने ट्रू हो। अपाद धर्मा, इसको अबनॉर्मल सिचुएशंस कहा जा सकता है कि भाई कोई व्यक्ति जो है किसी पर्टिकुलर चीज में बिलीव रखता है और उसको मानता है, फॉलो करता है। युग धर्म बेसिकली एज का है कि हर एक एज में कहते हैं ना कि इस उम्र में ये चीज शोभा नहीं देती। युग धर्म बेसिकली उस एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आश्रम धर्मा, द धर्मा ऑफ अ स्टेज ऑफ लाइफ, बेसिकली कि पर्टिकुलरली कोई स्टेज है लाइफ की, उसमें आप किस तरीके से चल रहे हो, दैट्स मैटर।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर धर्मशास्त्र से जुड़े कुछ पॉइंट्स को हम फोकस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज धर्मशास्त्र आउटलाइन राजधर्मा द रिलीजन ऑफ किंग। अब आप कहेंगे कि सर आप तो फिर रिलीजन पे आ गए, तो बेसिकली जो किंग है उसकी जो पोस्ट है उसका भी एक धर्म है आपस में, उसकी बात कर रहे हैं। इट इज बेसिकली किंग्स ड्यूटी विद द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ बीइंग प्रोटेक्शन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स कंसीडर्ड द हाईएस्ट धर्मा, कि जो भाई राजा के सब्जेक्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। और राजा का क्या सब्जेक्ट है? बेसिकली उसका स्टेट और उसके लोग। द किंग मस्ट बी विलिंग टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ for his duty, protecting subject from enemies, thieves, corruption, personal adversaries. Additionally, the king must ensure the welfare of people, including the poor, destitute, disabled, blind, oppressed, and the suffering from calamities. इन सब का ध्यान रखना भी एक राजा का ही कर्तव्य है। The king should also build hospital for both, अब देखिए, humans and animals, rest houses, places for food, water, plant sheds, trees along the highways, administration a proper system, punishment, another crucial duties, ensuring subject remain obedient, law binding and happy। अब ये सब किंग की ड्यूटी के तौर पर यहां पर मेंशन किया गया है और हर एक चीज को अच्छे से कवर अप किया गया है कि भाई आप सिर्फ इंसानों का नहीं, आप उस राज्य के जीव जंतुओं का भी ध्यान रखेंगे। मनुस्मृति देयर इज अ रेफरेंस टू सोशल स्ट्रक्चर, स्पेशली सोशल स्ट्रक्चर को फोकस करती है। State that in the beginning God fashioned a social structure for the smooth functioning of his creation and created 4 classes of people। 4 अलग अलग क्लासेस को गॉड ने बनाया। बेसिकली ब्राह्मण्स को बनाया फ्रॉम हिज माउथ, द क्षत्रिय फ्रॉम हिज आर्म्स, द वैश्य फ्रॉम हिज थाइज एंड शूद्रास फ्रॉम द फुट। मनु कॉल इट वर्णाश्रम धर्मा। अब मनु ने बोला कि भाई जो एक कम्युनिटीज बनाई गई हैं अलग अलग, या एक कास्ट सिस्टम जो बनाया गया है, ये बेसिकली प्रोफेशन के बेसिस पे हमने बनाया है। ठीक है, कि प्रोफेशन क्या है उसको हमने डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू मनु देयर आर 4 एंड ऑफ लाइफ, दे आर धर्मास वर्च्यू, अर्थास वेल्थ, कामा डिजायर और प्लेजर, एंड द मोक्षा salvation। And a lifespan of 100 years has been carved out of every individual, which has been divided into 4 stages of ashramas, each having 25 years। For example, ये आपने पॉइंट कभी सुना भी होगा। सबसे पहले होता है ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और लास्ट में होता है संन्यास। पहले ऐसा कहते थे ना कि भाई 25 साल की उम्र तक तो आप खेलो कूदो, उसके बाद शादी कर लो, परिवार बनाओ, उसके बाद जंगल में चले जाओ और फिर लास्ट में संन्यास ले लो और वहीं पर मर जाओ। ठीक है, मिथोलॉजिकल स्टोरीज में दिखाते थे कि राजा एक एज की बात कहते हैं कि भाई हम सब कुछ त्याग के अब जा रहे हैं जंगलों की तरफ। तो ये बेसिकली उसकी डिस्कशन करता है। एंड जो कास्ट सिस्टम है जिसको आज अब हम बहुत इविल सेंस में देखते हैं, एंड नो डाउट इसके बहुत प्रैक्टिकल फैक्ट भी हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि भाई जो कास्ट सिस्टम है वो सही है या उसके पॉजिटिव आउटकम्स हैं। हमने हमेशा से सुना है, पढ़ा है और ये देखा भी है कि जो कास्ट सिस्टम है वो हाईली ओप्रेसिव है। आज के समय में भी जब भारत इतना आगे निकल चुका है, इतनी तरक्की कर चुका है, आज भी कास्ट सिस्टम जैसे इविल सिर्फ एक रिलीजन में नहीं, हर रिलीजन में आपको किसी ना किसी सेंस में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, ओरिजिन ऑफ स्टेट। Manu says that the God created institution of kingship. Its creation was necessitated because the people, disappointed by the prevailing disharmony, mutual differences, conflict, distrust, so they approached the Lord Brahma, and then Lord Brahma created to help the people and protect them. Brahma thereupon decided to give up them a king with the duty of maintain law, order and punish the लॉ ब्रेकर्स। अब लॉर्ड ब्रह्मा के पास लोग गए और कहा कि भाई बहुत परेशान हैं, जैसा कि हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में डिस्कस किया है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में स्टेट ऑफ नेचर का जिक्र यहां पर है। ये स्टेट ऑफ नेचर की बात हो रही है और उसी के रिजल्ट में ये लोग लॉर्ड ब्रह्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें इन सब चीजों से छुटकारा दिलाओ। एज अ रिजल्ट लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं कि मैं किंग को तुम्हें दूंगा,
जो तुमको इन सब चीजों से मुक्ति दिलाएगा, इन परेशानियों से, इन तकलीफों से। According to Manu, before the origin of organized state, people lived in a state called state of nature. Basically, state of nature की situation में लोग रहते थे. Resulted in confusion and anarchy, which considered the darkest period of the human history. In such a situation, people approached Brahma, the creator, seeking relief from their torturous life. Brahma responded, giving them a king, maintain law and order, punish wicked. According to Manu, the state as an institution was not involved gradually, but was sudden creation. अब यहाँ मनु कहते हैं, मनु states that the need for the state was not driven by economical needs, but the basic nature of evil intention and uncontrollable habits of mankind. अब सीधे तौर पर यहाँ पर यह कहा गया है कि भाई स्टेट का जो ओरिजिन था वो इसलिए नहीं हुआ कि कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे या पैसे की जरूरत थी, ऐसा कुछ, या कोई फाइनेंशियल एक्सपेक्ट था उसके पीछे, बट यहाँ पर जो सोसाइटी थी वो एनार्किस्ट हो चुकी थी, जिसका जो मन आए वो करता था। हम जब अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस तरह की कंडीशंस की बात होती है, एंड क्लियरली अर्थशास्त्र में एक टर्म मेंशन है, दैट इज कॉल्ड मत्स्य का नियम, लॉ ऑफ फिश, कि भाई जो बड़ी मछली है वो छोटी को खाएगी। तो लगातार लड़ाई झगड़ों का जिक्र वहां पर होता है, और इसी तरह की चीजें हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में भी पढ़ी है। अब यहां पर आता है डिवाइन ओरिजिन ऑफ किन। Manu propagated that the divine origin of kingship. According to him, it was a god who created the king to save the people of the region. The divine appointment made people express their obedience to the king. Although the king appeared in a human form, इंसान के तौर पर आया, he possessed the quality of God, पर उनके अंदर भगवानों वाली शक्तियां थी। अब यहां पर भी क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर भगवानों वाली शक्तियां थी तो क्या भगवान थे? तो बेसिकली उन क्वालिटीज की यहां पर बात हो रही है जो गॉड में होती हैं। इंद्रा, वायु, यमा, कुबेर, अग्नि, वरुणा एंड चंद्रा, ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर डाल के उनको भेजा गया था। अब इसी तरह की क्वालिटीज का जिक्र आपको मिलता है अर्थशास्त्र के किंग के अंदर, महाभारत के अंदर जो किंग का जिक्र है उसके अंदर मिलता है। हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं तो हमने प्लेटो के आइडियल किंग को पढ़ा है, जिसको एरिस्टोटल उटोपियन बोलते हैं। किस तरह का किंग हो उसके ऊपर बात होती है। इसी तरीके से जब हम मैकियावेली को पढ़ते हैं तो वो भी प्रिंस की क्वालिटीज कैसी उस पर बात करते हैं। सेम चीजों का डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है कि भाई किंग के अंदर ही क्वालिटी हो, ये सारे देवताओं की जो एक तरह से शक्तियां आप कह सकते हो या क्वालिटी हो, एंड दैट किंग विल बी प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। अब आते हैं ड्यूटीज, क्या क्या करेंगे किंग। द गॉड kingdom is one of where the sanity people reside and the population is healthy and there is an abundance of fruits and vegetable. In such a kingdom people are polite and fearless with good crops and easy commerce. अब बेसिकली अगर राजा अच्छा है और इतनी सारी क्वालिटीज रखता है तो उसका राज्य हर तरीके से फाइनेंशियली या सोशल पर्सपेक्टिव्स पे हर तरीके से वो ग्रोथ करेगा। द मेन ड्यूटी ऑफ किंग इज टू प्रोटेक्ट गुड पीपल एंड पनिश द रॉन्ग डूअर्स, ऑफेंडर्स लाइक smugglers, profiteers, black marketers, place of the kingdom have no place in the kingdom. Emphasize on the community and basically ये points इन चीजों को दर्शाते हैं कि जो राजा का कार्य है उसमें एक सबसे बड़े कार्य दो हैं, reward and punishment. In the very simple way, reward and punishment. Additionally, the supreme duty of king is to protect the weak and especially opponents and the widows and elderly, कि जो बच्चे हैं, विधवा हैं, बूढ़े बच्चे, इन सब का ध्यान रखना सबसे बड़ी ड्यूटी है। 5 फंक्शन ऑफ किंगडम को बताते हैं ये बेसिकली किंग अकॉर्डिंग टू द मनु। दंड नीति, लॉ एंड ऑर्डर जो है इसको मेंटेन करना। टैक्सेशन, टैक्सेशन को इम्पोज करना। जस्टिस एंड जुडिशियल सिस्टम को डेवलप करना। इंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर फोकस करना। मोरालिटी एंड रिलीजन, इनका ध्यान रखना। अब इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी पढ़ने को मिलते हैं। मैकियावेली जिस किंग की रिप्रेजेंटेशन देते हैं या इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अर्थशास्त्र में जिस किंग की रिप्रेजेंटेशन मिलती है वो राजा धर्म में तो बिलीव करता है, बट वो खुद कभी भी ऐसे कार्य कर सकता है जो धर्म के खिलाफ है। वहीं यहां पर धर्मशास्त्र के अंदर क्लियरली मेंशन करते हैं मनु कि जो राजा है उसको सारे के सारे जो वेद पुराण है सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और उसको रिलीजन की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी वो जो जुडिशियल एक्टिविटीज हैं वो कर पाएगा, दंड नीति वो दे पाएगा, तभी वो जो है मोरालिटी और रिलीजन को मेंटेन कर पाएगा। इसी के साथ साथ कुछ लीगल प्रिंसिपल्स की
यहाँ पर बात है 18 लीगल प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया जाता है। नॉन पेमेंट ऑफ डिबेट्स, पैसे लेके वापस ना देना, डिपॉजिट एंड प्लेजेस, सेल्स विदाउट ओनरशिप, कंसर्न अमंग द पार्टनर्स, resumption of the gifts, non-payment of wages, non-execution of the agreements, sales and purchase के issues, dispute between the owners and their servants, disputes regarding boundary, कोई किसी के साथ बाउंड्री का इशू होना, किसी को मार देना, किसी का अपमान करना, चोरी हो जाना, रॉबरी वगैरह हो जाना, एडल्ट्री जैसे इश्यूज जो हैं इनको भी मेंशन किया गया है। ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, सेपरेशन ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड गैम्बलिंग एंड बेटिंग, इस तरह की हर चीज के ऊपर कानूनों का प्रावधान उस समय दिया गया था। अब ये सब अगर हम पढ़ते हैं तो लगता है कि भाई ये चीजें उस टाइम पर भी होती थी क्या, उस टाइम पर भी इनको इतने अच्छे से क्लियरली इनके ऊपर कानून बनाए गए थे? तो डेफिनेटली उस समय भी ये चीजें होती थी। और इसी के साथ साथ मनु एक और चीज पर फोकस करते हैं। अब क्योंकि प्रेगमेंटिक अप्रोच रखते हैं, मनु बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो टैक्सेशन है उसका क्या रोल है किसी भी स्टेट में। लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं, फीस की बात करते हैं, फाइन्स की बात होती है, taxes on the use of water resources and boats, taxes on animal, taxes on artisans and sales tax। ये सारे taxes basically 7 types of taxes impose करते हैं। आज तो GST है हमारे पास, शायद उस समय taxes सब अलग अलग थे। और ये कॉमन एक पर्सपेक्टिव आपको अगेन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी देखने को मिलता है एंड वेस्टर्न में भी देखने को मिलता है। अब इस टैक्सेशन के पॉइंट पे जब हम आते हैं तो इसी के साथ जो मनुस्मृति के हमारे मेजर कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कवर अप होते हैं। यहाँ पर दो चीजें ध्यान में रखने की है। सबसे पहली बात तो जब हम धर्मशास्त्र या मनुस्मृति की बात करते हैं, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि दिस इज ऑल अबाउट द रिलीजन एंड द फ्यू एस्पेक्ट रिलेटेड टू रिलीजन। बट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे इन डेप्थ बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हैं। हम तो शायद इसका 5 या 10% भी नहीं पढ़ पाते। दे आर दी वेरी डेप्थ कॉन्सेप्ट्स। और ये कॉन्सेप्ट बताते हैं कि राजा किस तरह का हो, पर राजा भी तो लोगों में से ही कोई चुना जाएगा, तो लोग कैसे हों उस पर भी बात करते हैं। एक अच्छा व्यक्ति ही एक अच्छा राजा बन सकता है और एक अच्छा राजा ही फिर अच्छे राज्य का निर्माण कर सकता है। इसीलिए आपने मनुस्मृति में देखा कि हमने पहले व्यक्ति कैसा हो उस पर बात करी, फिर राजा कैसा हो उस पर बात करी, और फिर राज्य को लेकर क्या कानून होंगे उस पर बात करी। आई होप ये लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, और इसी तरह के लेक्चर्स के लिए आप नेट कैक्टस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।